हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। यूपीएससी हिंदी द्वारा यूपीपीसीएस प्री 2023 के लिए ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है और इस क्लास के माध्यम से इस टेस्ट सीरीज़ के प्रश्नों को यहाँ कवर कराया जा रहा है। देखेंगे इसमें कुल 150 प्रश्न होंगे, जिसमें से डेली 30 प्रश्नों को यहाँ डिस्कस कराया जा रहा है। इसके पहले इसकी 3 क्लासेज हो चुकी हैं। आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे तथा आगे के प्रश्नों को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आज का अगला प्रश्न जो है वो देख लेते हैं। आज का अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा गांव तक पहुंच के लिए आत्मनिर्भर ग्राम यात्रा की शुरुआत की गई है। और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि गुजरात। देखेंगे कि आत्मनिर्भर ग्राम यात्रा जो है ये गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई है और इसके तहत जो है 33 जिलों तथा 10,605 गाँव में जाकर जो है स्वच्छता व विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों के मध्य जागरूकता फैलाने का कार्य किया जा रहा है। तो देखेंगे आत्मनिर्भर ग्राम यात्रा जो है ये गांव में जाकर जो है कि लोगों के बीच जो भी सरकारी योजनाएं चली हैं तथा स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने का कार्य इसके द्वारा किया जा रहा है और ये गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, इसको मिलान करना है। देखेंगे इस प्रश्न को। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब इसमें देख लेंगे सूची एक में कुछ वायु प्रदूषकों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में इससे प्रभावित होने वाले अंगों को दिया गया है। इसको मिलान करना है कि कौन सा वायु प्रदूषक किस अंग को प्रभावित करता है। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेंगे। सबसे पहला ए है एस्बेस्टस डस्ट, बी है लेड, सी है मरकरी और डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें देख लेंगे, अगर पहले वाले को एस्बेस्टस जो डस्ट है वह जो है कि व्यक्ति के फेफड़ों को प्रभावित करता है, तो इस प्रकार जो ए हो जाएगा वह जो है कि वो 3 से संबंधित हो जाएगा। अगर हम देखें एस्बेस्टोसिस जो है वो फेफड़ों की एक पुरानी बीमारी है जो कि एस्बेस्टस रेशों को अंदर लेने से होती है तथा मानव में इसके जो लक्षण हैं वो धीरे धीरे प्रतीत होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जो ये एस्बेस्टस जो डस्ट है उसके संपर्क में अधिक समय तक रहेगा तो उसके फेफड़ों के ऊतकों में निशान पड़ सकते हैं और सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। अब इसके लक्षणों में देख लें तो इसके लक्षण देख लेंगे। तो इसमें जो है कि सांस की तकलीफ हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ, फिर सूखी खांसी, ये सभी इसके लक्षणों में आ जाएंगे। फिर हम दूसरा देख लेते हैं लेड। इसको देख लेंगे लेड यानी कि सीसा। तो लेड जो है वो मस्तिष्क और जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है यानी कि जो नर्वस सिस्टम है उसको प्रभावित करता है। तो इस प्रकार ए का जो हो जाएगा 3, इसमें हम देख लेंगे ए का हो जाएगा 3 तथा बी जो संबंधित हो जाएगा लेड, यह जो है कि मस्तिष्क से संबंधित हो जाएगा। उसी प्रकार हम मरकरी को देख लेते हैं। तो मरकरी जो है यह पाचन प्रतिरक्षा जो प्रणाली है तथा फेफड़ों और गुर्दों पर प्रभाव डालता है। तो इस प्रकार हम मरकरी को जो है इसको पेट से संबंधित कर देंगे, यानी कि मरकरी जो है वो पाचन तथा प्रतिरक्षा प्रणाली पर प्रभाव डालता है। तो मरकरी जो प्रदूषक है ये इससे प्रभावित अंग जो है कि वो पेट हो जाएगा। और वहीं अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रक्त प्रवाह से संबंधित है। देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है तथा जो भी हृदय रोग वाले लोगों को जो है कि गंभीर रूप से ये प्रभावित करता है। तो इस प्रकार देख लेंगे ए का हो जाएगा 3 तथा लेड जो ये संबंधित हो जाएगा मस्तिष्क से, और सी हो जाएगा पेट, और डी का हो जाएगा जो है कि चौथा यानी कि रक्त प्रवाह। तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं ए का 3 बी का 1। इसमें देख लेंगे ए का 3 बी का 1, तो ए का 3 बी में भी है सी में भी है और वहीं बी का 1 हम देखेंगे यानी कि लेड का
मस्तिष्क, तो बी का 1, तो देखेंगे ये केवल है ऑप्शन नंबर बी में। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 2 तथा डी का 4, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए 2 कथन हैं और इसमें जो हम पहला कथन देख लेते हैं, इसमें जो है कि चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों द्वारा आदर्श आचार्य संहिता का पालन किया जाता है। और वहीं अगर हम इसका कारण देख लें तो ये है कि आदर्श आचार संहिता जो है संसद द्वारा अधिनियमित की गई है। अब ये प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर चुनिए, और इसको देख लेते हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी इसका है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी में देख लेंगे ए सही है लेकिन आर गलत है, और डी है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए सही है लेकिन आर गलत है। इसमें देखेंगे कथन सही है लेकिन कारण गलत है। इसमें कथन को देख लेंगे तो चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों द्वारा आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाता है, ये कथन बिल्कुल सही है। देखेंगे कि भारत निर्वाचन आयोग जो है देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए दिशा निर्देश जारी करते हैं, तथा ये जो दिशा निर्देश हैं इनको चुनाव आदर्श आचार्य संहिता कहा जाता है। तो इस प्रकार जो हो जाएगा ये पहला कथन सही हो जाएगा। और वहीं दूसरा अगर देखें तो आदर्श आचार संहिता संसद द्वारा अधिनियमित की गई है, तो ये कथन सही नहीं है। देखेंगे कि यह जो है वैधानिक नहीं है। जो आदर्श आचार्य संहिता है ये वैधानिक नहीं है, लेकिन जो भी राजनीतिक दल होते हैं या फिर जो उम्मीदवार होते हैं वह जो है इसके मानदंडों का पालन करने की अपेक्षा, उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वह इसके मानदंडों का पालन करेंगे। तो इस प्रकार ये संसद द्वारा अधिनियमित नहीं की गई है, यानी कि यह वैधानिक नहीं है। तो इस प्रकार कथन इसका सही है और कारण गलत है, और इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है बोलीविया, वो रागा से सुमेलित है। बी देख लेंगे ब्राज़ील यानी लौह अयस्क से संबंधित है। सी देख लेंगे मैक्सिको, ये चांदी से संबंधित है। और डी है पेरू, ये नाइट्रेट से संबंधित है। तो इसमें देख लेंगे इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे पेरू जो है, यहाँ पेरू को अगर देखें तो पेरू जो है वो तांबा जस्ता, देख लेंगे पेरू नाइट्रेट से संबंधित ना होके तांबा जस्ता चांदी आदि जैसे खनिज जो है कि वस्तुओं के वैश्विक उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है, ना कि नाइट्रेट के उत्पादन में। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। वहीं हम अन्य ऑप्शन को अगर देखें तो बोलीविया में जो है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सोना, चांदी जैसे संसाधनों का भंडार पाया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये मिलान सही है। और वहीं अगर हम दूसरा देखें ब्राज़ील को, तो उत्तरी ब्राज़ील जो है वहाँ पे जो है कि जो वहाँ जो कारजास खदान है, उत्तरी ब्राज़ील में जो कारजास खदानें हैं वहाँ जो है कि दुनिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क खदान है, जिसमें हम देख सकते हैं कि दिसंबर 2012 तक जो है कि 7.27 मिलियन टन जो है सिद्ध और संभावित भंडार जो है कि लौह अयस्क के पाए गए हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसमें तीसरा देख लेंगे मैक्सिको, तो मैक्सिको को देख लेंगे तो मैक्सिको विश्व भर में चांदी का एक प्रमुख उत्पादक है और कई वर्षों से ये जो है कि शीर्ष स्थानों पर है। तो ये 3 जो है कि वो सही है। और इसमें जो पेरू हो जाएगा वहाँ जो है कि नाइट्रेट उत्पादन से संबंधित नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है,
और इसमें देख लेंगे ए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी से संबंधित है, बी देख लेंगे पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो कि हंगुल से संबंधित है, सी है मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि हाथी से संबंधित है, और डी देख लेंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये टाइगर से संबंधित है। प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हंगुल से संबंधित नहीं है। हंगुल देख लेंगे, हंगुल जो कहते हैं वो कश्मीरी हिरन को कहते हैं, हंगुल जो है कि वो कश्मीरी हिरन को कहते हैं, और ये मुख्य रूप से जो है कि कश्मीर घाटी तथा जो उत्तरी हिमाचल का जो उत्तरी हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वहाँ पाया जाता है। तो हंगुल जो है वो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित नहीं है। अब हम देख लेंगे पेरियार राष्ट्रीय उद्यान को, तो पेरियार वन्यजीव अभयारण्य या फिर पेरियार जो है कि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो दक्षिण मध्य केरल राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार देख लेंगे पेरियार राष्ट्रीय उद्यान को, तो यह जो है कि केरल राज्य में स्थित है। अन्य ऑप्शन को अगर देख लें तो जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है वो हाथियों की आबादी के लिए सबसे प्रसिद्ध है, और यह जो है कि उत्तराखंड में स्थित है। देखेंगे ये उत्तराखंड में स्थित है, इस प्रकार ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम सी देख लें मानस राष्ट्रीय उद्यान को, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में स्थित है, तो इस प्रकार देख लेंगे, और यह जो है इसमें ये हाथियों से संबंधित है। देखेंगे तो इस प्रकार इसका ये जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। डी देख लेंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या फिर दुधवा टाइगर रिजर्व जो है वो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जो है जिले के क्षेत्रों में है, तथा ये भारत और नेपाल सीमा से सटा हुआ है। और वहीं अगर हम दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को देखें तो ये वास्तव में दलदली हिरणों और बाघ की प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है, तो इस प्रकार ये भी सही सुमेलित हो जाएगा। यानी कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिफिन गुड्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें कथन पहला देख लेते हैं। पहला कथन है गिफिन गुड एक उच्च गुणवत्ता वाला लग्जरी उत्पाद है जिसकी कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है। और दूसरा कथन देख लेते हैं कि निकट विकल्प की कमी और आय के दबाव से गिफिन वस्तुओं की मांग बहुत अधिक प्रभावित होती है। प्रश्न इसमें क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है केवल एक, बी है केवल दो, इसमें सी हो जाएगा एक और दो दोनों, और डी हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि केवल दो, यानी केवल दूसरा जो कथन है वो सही है। देखेंगे पहला कथन जो है कि गिफिन गुड एक उच्च गुणवत्ता वाला लग्जरी उत्पाद है जिसकी कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है, तो ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि गिफिन गुड जो है एक कम आय वाला गैर लग्जरी उत्पाद है, तथा गिफिन वस्तुओं की मांग कीमत बढ़ने पर बढ़ती है और कीमत घटने पर घट जाती है, तो इस प्रकार ये कथन गलत है। दूसरा है कि निकट विकल्प की कमी और आय के दबाव से गिफिन वस्तुओं की मांग बहुत अधिक प्रभावित होती है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। अब हम यहाँ गिफिन गुड्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि गिफिन गुड्स क्या हैं। तो हम देखेंगे कि गिफिन गुड्स पर जो है जो लॉ ऑफ डिमांड है, यानी कि मांग का नियम, जो मांग का नियम है या फिर लॉ ऑफ डिमांड जो है वो इस पर लागू नहीं होता है। जैसे देखें कि जब भी हम गुड्स या फिर वस्तुओं की डिफिनीशन को अगर देखेंगे तो उनको अगर हम कंज्यूमर की आय के साथ उसको रिलेट करके देखें तो हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। यानी कि हम इसमें ऐसे देख सकते हैं कि जब उपभोक्ता की आय घटेगी, देखेंगे अगर कोई भी उपभोक्ता है अगर उसकी आय घटती है तब जो है कि गिफिन गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, तब देखेंगे गिफिन गुड्स की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। जैसे यदि हम देखते हैं कि यदि हमारी आय बहुत अधिक है तो हम ब्रांडेड शूज़ खरीदते हैं या फिर अधिक दाम के शूज़ खरीदते हैं। उसी प्रकार देखेंगे कि अगर हमारी आय जो है कि वो घट जाएगी तो हम गिफिन गुड्स यानी कि
गिफन गुड्स यानी कि जो है कि कम दाम के शूज़, यानी कि जो ब्रांडेड शूज़ नहीं हैं, या फिर जूते अगर लेने हैं तो ब्रांडेड जो जूते नहीं हैं उनको लेंगे, क्योंकि हमारी आय कम है। वहीं अगर हमारी आय जो है कि वो अधिक रहेगी तो हम जो है कि अच्छी क्वालिटी के ब्रांडेड शूज़ खरीदेंगे। तो हम इससे ऐसे समझ सकते हैं कि जब उपभोक्ता की आय जो है, यहाँ देख लेंगे कि जब उपभोक्ता की जो आय है उसमें वृद्धि होगी, तब जो है कि गिफन गुड्स या फिर कम दाम की वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी। जो गिफन गुड्स है उसकी मांग कम हो जाएगी, और वहीं देखेंगे जब आय कम होगी तो गिफन गुड्स की मांग बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो गिफन गुड्स हैं एक कम आय वाला गैर लग्जरी उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसको यहाँ देख लेंगे कि हाल ही में कंचोट उत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया, और इसमें ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इसको देख लेंगे जम्मू कश्मीर, और इसमें देखेंगे कि हाल ही में जो है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने प्राचीन जो कंचोट जो उत्सव है उसको मनाया गया है। और यह उत्सव जो है कि प्राचीन नाग संस्कृति, जो इनकी प्राचीन नाग संस्कृति जो है कि यह इसका प्रतीक माना जाता है। ये जो कंचोट उत्सव है ये इनकी प्राचीन नाग संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान एवं देश का जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है, और इसमें ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है सोनोरन, ये यूएसए में है। बी देख लेंगे टकला मकान, ये चीन में है। इसमें सी देख लेंगे काराकुम, ये तुर्कमेनिस्तान में है। तथा गिब्सन को देखें तो ये ब्राज़ील में स्थित है। तो इस प्रकार ये प्रश्न कह रहा है कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो देख लेंगे ये एक तरफ जो है कि ये रेगिस्तान दिए गए हैं तथा दूसरी तरफ इससे संबंधित देशों के नाम लिखे गए हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम गिब्सन मरुस्थल को देखें तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, न कि ब्राज़ील में। यह देखेंगे यह ग्रेट सैंडी जो मरुस्थल है तथा ग्रेट विक्टोरिया जो रेगिस्तान है उसके बीच में जो है कि ये गिब्सन मरुस्थल स्थित है, और यह कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। बाकी अगर हम देख लें तो जो सोनोरन जो रेगिस्तान है ये यूएसए में है, और टकला मकान जो है वो चीन में स्थित है, तथा जो काराकुम रेगिस्तान है वो तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निहित है, और इसमें पहला जो है वो देख लेते हैं। पहला कथन संघ के मंत्री के पद की शपथ का प्रपत्र, दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी जाने वाली शपथ का प्रारूप, तीसरा है भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ का प्रारूप, और चौथा है संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। और इसमें से जो ऑप्शन देख लेंगे नीचे, तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो इसमें ए देख लेंगे 1, 2 और 3, बी देख लेंगे 2, 3, 4, सी है 1, 2, 4 तथा डी है 1, 2, 3 और 4। और इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 1, 2 और 4। देखेंगे कि जो तीसरी अनुसूची है उसमें जो है अगर पहला कथन देख लें तो संघ के मंत्री पद की शपथ का प्रपत्र है, ये बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी जाने वाली शपथ का प्रारूप है, ये भी बिल्कुल सही है। तथा चौथा देख लेंगे कि संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली जो शपथ का प्रारूप है वो सही है। वहीं अगर हम इसमें देखें तो भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ का प्रारूप इसमें सम्मिलित नहीं है। भारत के राष्ट्रपति की जो शपथ है वो आर्टिकल 60 से संबंधित है, आर्टिकल 60 से संबंधित है। अब हम इसमें देख लेंगे कि जो है जो भारतीय संविधान में जो तीसरी अनुसूची है उसमें किसकी किसकी शपथ इसमें है। तो इसमें देख लेंगे जो संसद चुनाव के उम्मीदवार हैं उनकी शपथ इसमें है। वहीं हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को देख लेंगे। देख लेंगे इसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश
तीसरी अनुसूची में आ जाएगा। वहीं हम कैग को देख लेंगे, इसकी शपथ भी तीसरी अनुसूची में आ जाएगी, जो भी राज्य मंत्री होते हैं। फिर हम देख सकते हैं राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हो सकते हैं, राज्य विधानमंडल के सदस्य आदि की शपथ जो है तीसरी अनुसूची में आती है। और भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ का प्रावधान जो है इसमें तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया है, ये आर्टिकल 60 से संबंधित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि आमतौर पर प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है। और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है निवर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन बी है निवर्तमान लोकसभा के उपाध्यक्ष, ऑप्शन सी है नवनिर्वाचित लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से एक, और डी है निवर्तमान लोकसभा में विरोधी दल के नेता। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि प्रोटेम स्पीकर के रूप में जो है नवनिर्वाचित लोकसभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को निर्वाचित किया जाता है। यहाँ इसको देख लेंगे कि नवनिर्वाचित लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से एक को जो है आमतौर पर प्रोटेम स्पीकर देखेंगे, प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है। देख लेंगे, प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है। और संविधान के अनुच्छेद 94 संविधान का जो आर्टिकल 94 है उसके दूसरे प्रावधान के अनुसार नई लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले जो है अध्यक्ष का पद खाली हो जाता है, तथा जो प्रोटेम स्पीकर है वह चुनाव के पहले सत्र में स्थायी अध्यक्ष का चुनाव होने तक जो है संसद या फिर विधानसभा का संचालन करते हैं, तथा यह एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। और इसमें ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की, ऑप्शन बी है भारत की संचित निधि की, ऑप्शन सी है भारत के लोक लेखा की, और ऑप्शन डी है भारत की आकस्मिकता निधि की। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। अगर भारतीय संसद की जो अगर लोक लेखा समिति की बात करें तो ये नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करती है। इसको हम ऐसे देख लेंगे जो है कि लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग और वित्त खातों तथा भारत का जो कैग है, जो भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक हैं, उनकी रिपोर्टों की जांच करती है। अगर देख लेंगे कि जो इनकी रिपोर्ट जो दी जाती है, जो भी सीएजी द्वारा जो रिपोर्ट पेश की जाती है वो कौन कौन सी है, तो इसको समझ लेंगे। यह जो है कि विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, विनियोग लेखाओं पर जो लेखा परीक्षा रिपोर्ट है वो सीएजी द्वारा जारी की जाती है। वहीं हम देख लेंगे वित्त खातों पर जो लेखा परीक्षा रिपोर्ट है वो जो है कि सीएजी द्वारा जारी की जाती है। वहीं हम देख लेंगे सार्वजनिक उपक्रमों पर जो लेखा परीक्षा रिपोर्ट है वो भी सीएजी के द्वारा ही जारी की जाती है। अब हम देख लेंगे लोक लेखा समिति को। तो जो लोक लेखा समिति है उसमें कुल जो है कि वो 22 सदस्य होते हैं, तथा 15 इसमें से जो है कि 15 लोकसभा के तथा 7 जो है वो राज्यसभा से संबंधित होते हैं। और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। इस प्रकार प्रश्न को देखें तो भारतीय संसद की जो लोक लेखा समिति है वो समीक्षा करती है, तो वह जो है कि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें पहला जो कथन है, उन्होंने सेना के लिए भी आनुवंशिकता के सिद्धांत का विस्तार किया। और इसमें दूसरा कथन देख लेंगे, उन्होंने हाथ, पैर और नाक काटने जैसी सजा के रूप में अमानवीय प्रथाओं को बढ़ावा दिया। तीसरा देखेंगे, जजिया को उसके शासनकाल में एक अलग कर के रूप में स्थापित किया गया था। अब नीचे देख लेंगे प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। और इसमें विकल्प देख लेंगे तो पहला जो ऑप्शन है केवल एक
बी है 3 और 2, सी है 3 और 1 और डी है 1 3 और 2। तो देख लेंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि केवल 3 और 1 जो कथन है केवल वही सही हैं। फिर दोबारा हम इन कथनों को देख लेते हैं। तो इसमें अगर हम फिरोज शाह तुगलक को देखें तो अपने जब उनका राज्यारोहण हुआ था तो उसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक थे उनको दिल्ली सल्तनत के विघटन को रोकने की समस्या का उनको सामना करना पड़ा था। और उसमें भी और उनके काल को अगर हम देखें तो वह जो है उनके काल को जो है कि शांति तथा विकास का काल कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक के काल को शांति तथा विकास का काल कहा जाता है। फिर हम उसमें अगर इसका हम पहला कथन अगर देख लेते हैं कि उन्होंने सेना के लिए भी आनुवंशिकता के सिद्धांत का विस्तार किया था, ये बिल्कुल सही है। देखेंगे कि उन्होंने सेना के लिए आनुवंशिकता के सिद्धांत का विस्तार किया था। इसका अर्थ है कि जो भी पुराने सैनिक थे उनको शांति से आराम करने तथा उनके स्थान पर उनके पुत्रों या फिर उनके दामाद जो है दामाद को भेजने की उन्होंने अनुमति दी थी। और यदि वे उपलब्ध नहीं थे तो उनके दासों को भी भेजने की अनुमति यहाँ दी गई थी। तो इस प्रकार पहला कथन इसमें सही हो जाएगा। दूसरा कथन देखेंगे, उन्होंने हाथ पैर और नाक काटने जैसी सजा के रूप में अमानवीय प्रथाओं को बढ़ावा दिया। ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने कई मानवीय उपाय किए, ना कि उन्होंने हाथ पैर और नाक काटने जैसी सजा को बढ़ावा दिया। देखेंगे उन्होंने जो है कि चोरी और अन्य अपराधों के लिए हाथ पैर नाक आदि काटने जैसे अमानवीय दंड पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया तथा उन्होंने जो भी गरीब थे उनके लिए मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल, देखेंगे अस्पताल की व्यवस्था उन्होंने करवाई तथा कोतवालों को बेरोजगार व्यक्ति की सूची बनाने का आदेश दिया तथा उन्होंने गरीबों की जो बेटियां थीं उनके लिए दहेज प्रदान किया या फिर उनकी जो उनके विवाह में जो है उसके द्वारा जो है सहायता की गई। तो इस प्रकार ये दूसरा जो कथन है वो गलत हो जाएगा। तीसरा कथन देख लेंगे कि जजिया कूस के शासनकाल में एक अलग कर के रूप में स्थापित किया गया। ये भी कथन बिल्कुल सही है, यानी कि पहला और तीसरा इसमें सही है। देखेंगे कि फिरोज खान तुगलक के समय ही जजिया एक अलग कर बन गया था और पहले यह भू राजस्व का एक हिस्सा था तथा फिरोज शाह के समय ब्राह्मणों को जजिया के भुगतान से छूट देने से इनकार कर दिया गया। देखेंगे इनके समय जो है कि ब्राह्मणों को जजिया कर देने की छूट नहीं दी गई, बल्कि केवल महिलाओं, बच्चों तथा विकलांग और निर्धनों को ही इससे छूट दी गई थी। यानी कि जिसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था केवल उन्हीं को जो है कि जजिया कर से छूट दी गई थी और ब्राह्मणों को जजिया कर के भुगतान से छूट देने से इनकार कर दिया गया था। तो इस प्रकार इसका पहला और तीसरा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा और इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जा सकती है। और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है परमादेश, बी है अधिकार परीक्षा, सी है बंदी प्रत्यक्षीकरण और डी है प्रतिषेध। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर हम बंदी प्रत्यक्षीकरण को देखें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है वो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए जो है कि जारी की जाती है और यह एक रिट है जिसके तहत गिरफ्तारी के तहत देखेंगे जिसमें जो है गिरफ्तारी के तहत जो है व्यक्ति को न्यायाधीश या अदालत के सामने लाया जाना आवश्यक है तथा विशेष रूप से व्यक्ति की रिहाई को सुरक्षित करने के लिए जब तक कि वह नज़रबंद नहीं रहता है और जब तक कि आधार वैध आधार नहीं दिखाया जाता है तब तक उसकी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए यह रिट जारी की जाती है। उसी प्रकार देखेंगे यानी कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गैर कानूनी नज़रबंदी के मामले में अगर कोई भी कैदी है तो उसकी स्वतंत्रता में बाधा के मामले में जो है त्वरित जो है कि न्यायिक समीक्षा प्रदान की जाए। इसी कारण जो है कि व्यक्ति को न्यायाधीश या अदालत के सामने लाया जाता है। अब हम देख लेते हैं रिट के बारे में। तो यदि कोई भी व्यक्ति है
तो अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो न्यायालय के पास जा सकता है, या तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है या हाई कोर्ट के पास जा सकता है। तथा न्यायालय जो है व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं, जिसमें से हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, तीसरा देख लेंगे उत्प्रेषण, फिर हम देख लेंगे प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के रिट जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के द्वारा जारी किए जा सकते हैं। अगर हम इसमें देख लें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 32 है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने के कानून से संबंधित है, यानी सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करती है उससे संबंधित है। और वहीं भारतीय संविधान का अनुच्छेद अगर 226 अनुच्छेद को देखें तो ये उच्च न्यायालय जो कि हाई कोर्ट है उसके द्वारा रिट जारी करने के कानून से संबंधित है। तो देख लेंगे कि उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए जो रिट जारी की जाती है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले लोकायुक्त का कार्यालय स्थापित किया गया था? और इसमें ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है उड़ीसा। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र। इस प्रश्न को समझेंगे तो लोकायुक्त अधिनियम 2013 में यहाँ देख लेंगे, जो लोकायुक्त अधिनियम 2013 है, लोकायुक्त अधिनियम 2013 में जो है कि संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त संस्था का प्रावधान किया गया तथा लोकायुक्त के द्वारा जो है सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जाती है। और वहीं हम देख लेंगे लोकायुक्त जो होते हैं वो राजनेताओं तथा जो सरकारी अधिकारी हैं उनके बीच भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए और भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो के साथ मिलकर काम करता है। जो भी लोकायुक्त या फिर जो भी लोकपाल होते हैं उनका यही कार्य होता है। तथा हम उसमें देख लेंगे जो कि वर्तमान में अगर हम देख लें तो जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं पीसी घोष यानी पिनाकी चंद्र घोष, ये जो है कि देश के पहले लोकपाल हैं, देश के पहले लोकपाल हैं और उनकी नियुक्ति जो है अधिसूचना राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार देख लेंगे इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा कि किस राज्य में सबसे पहले लोकायुक्त का कार्यालय स्थापित किया गया, तो ऑप्शन इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है नागपुर, बी है पुणे, सी है लखनऊ और डी है नई दिल्ली। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि नागपुर। अगर हम देख लें राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जिसको हम नीरी कहते हैं, तो यह जो है नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है और इसे पहले सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में जाना जाता था। वहीं हम अगर इसको देख लेंगे तो यह जो है उद्योग सरकार और जनता द्वारा पेश की गई कई समस्याओं को हल करने के अलावा देखेंगे पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग में अनुसंधान और नवाचारों के लिए समर्पित संस्थान है। यह जो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जो है, और उसी प्रकार हम देख लेंगे इस संस्थान की जो मूल संस्था है वो CSIR है। इसकी जो मूल संस्था है वो CSIR है। और अगर हम नीरी की स्थापना देख लें तो नीरी की जो स्थापना की गई थी, देख लेंगे नीरी की स्थापना, तो इसकी स्थापना जो है कि 8 अप्रैल 1958 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नीरी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क विकार है जो आमतौर पर पाया जाता है। और इसमें ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है बुजुर्ग लोग, ऑप्शन बी है नशे के आदी व्यक्ति, ऑप्शन सी है छोटे बच्चे और ऑप्शन डी है केवल महिलाएं। तो देख लेंगे जो सेरेब्रल पाल्सी है जिसको कि मस्तिष्क पक्षाघात, यहाँ देख लेंगे जिसको मस्तिष्क
पक्षाघात भी कहते हैं। यह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये छोटे बच्चों से संबंधित है। देखेंगे सेरेब्रल पाल्सी जो है ये विकारों का एक समूह है जो किसी व्यक्ति की गति, देख लेंगे, यह किसी व्यक्ति की गति या फिर जिसको हम कह सकते हैं चलने में संतुलन की क्षमता को प्रभावित करता है। चलने में संतुलन की जो क्षमता है उसको प्रभावित करता है। अब हम इसमें देख लेंगे सबसे पहले सेरेब्रल। तो सेरेब्रल का अर्थ हो जाएगा मस्तिष्क से संबंधित। और वहीं अगर हम पश्चाघात को देखें तो पश्चाघात का अर्थ है कमजोरी, या देख लेंगे इसका अर्थ हो जाएगा कमजोरी या फिर मांसपेशियों के उपयोग में अगर कोई समस्या है तो इसको पक्षाघात कहते हैं। तो हम इसमें देख लेंगे अगर सेरेब्रल पाल्सी को, तो असामान्य मस्तिष्क विकास के कारण यह होता है जो किसी व्यक्ति की मांसपेशियों को जो है नियंत्रित करने की क्षमता को यह प्रभावित करता है। अगर किसी को गंभीर जो है कि सेरेब्रल पाल्सी रोग है तो वो चलने में वो इन व्यक्ति जो है वो असक्षम होगा तथा विशेष उपकरणों का उपयोग करके वह चल पाएगा। यानी कि जैसे हम देख सकते हैं जो वॉकर आते हैं वो वॉकर की सहायता से चल पाएगा। और दूसरी ओर देखें कि अगर जो है कि गंभीर जो है कि मस्तिष्क पक्षाघात रोग नहीं है तो व्यक्ति थोड़ा टेढ़े मेढ़े तरीके से चल सकता है या फिर असामान्य रूप से वो चल सकता है। हो सकता है उसको किसी प्रकार के विशेष उपकरण की आवश्यकता ना हो, लेकिन वो जब चलेगा तो असामान्य रूप से चलेगा। तो देख लेंगे सेरेब्रल पाल्सी को, तो ये छोटे बच्चों से संबंधित मस्तिष्क विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि शहरीकरण के कारणों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें जो पहला कथन है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास की उच्च दर, दूसरा है शहरों में शिक्षण संस्थानों की बढ़ती संख्या, तीसरा है औद्योगिकरण की उच्च दर और चौथा है ग्रामीण क्षेत्र में उच्च जीवन स्तर। और इसमें देख लेंगे प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए और इसके विकल्पों को अगर देख लें तो विकल्प ए है 1, 2 और 3 सही है, बी है 2, 3 और 4 सही है, सी है 1, 2 और 4 सही है और डी है 1, 3 और 4 सही है। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3 सही है। अब यहाँ हम देख लेंगे एक बार और इन कथनों को। तो शहरीकरण के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। तो ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों के प्रवास की उच्च दर शहरीकरण के संबंध में ये बिल्कुल सही कथन है। शहरों में शिक्षण संस्थानों की बढ़ती संख्या ये भी एक कारण है शहरीकरण का। उसके बाद हम देखेंगे औद्योगिकरण की उच्च दर, ये भी एक कारण है शहरीकरण का। और चौथा अगर ऑप्शन देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में उच्च स्तर जीवन, तो अगर ग्रामीण क्षेत्र में उच्च जीवन स्तर होता तो लोग शहरों की तरफ नहीं भागते, शहरों की तरफ उनका प्रवास नहीं होता, इसलिए ये चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा और 1, 2 और 3 जो ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। हम इसमें देख लेंगे इसमें एक तरफ जो है कि खनिज अन्वेषण अभिकरणों के नाम दिए गए हैं तथा दूसरी तरफ इनके मुख्यालय के नाम लिखे गए हैं। इसको सुमेलित करना है। सबसे पहले इसमें दिया गया है तेल व प्राकृतिक गैस आयोग, दूसरा है खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, तीसरा है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम और चौथा है राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। अब इसको जो है कि इनके मुख्यालयों से मिलान करना है। तो सबसे पहले अगर हम ए को देखेंगे कि तेल व प्राकृतिक गैस आयोग जो है, यानी कि जो महारत्न ONGC है, देख लेंगे ONGC जो है वह जो है कि सबसे बड़ी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कंपनी है और यह भारतीय घरेलू उत्पाद में अगर देखें तो यह 71% का योगदान भी देती है। और इसका अगर हम मुख्यालय देख लेंगे तो इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, यानी ए का जो है कि डी सही हो जाएगा। दूसरा हम देख लें खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड। तो खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड जो है इसका जो मुख्यालय स्थित है वो नागपुर में स्थित है, तो दूसरे का सी हो जाएगा, यानी पहले का डी और दूसरे का सी। उसी प्रकार हम देख लेंगे तीसरा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को देखेंगे तो इसका जो मुख्यालय स्थित है वो हैदराबाद में स्थित है। उसी प्रकार तीसरे का बी सही हो जाएगा। और राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है यह खान मंत्रालय के तहत एक नवरत्न CPSC है
और यह जो है इसका जो मुख्यालय स्थित है वो भुवनेश्वर में स्थित है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा, यानी ए का डी इसमें हमने लगाया था। ए का जो हो जाएगा डी, दो का दूसरे का सी हो जाएगा, और तीसरे का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तथा चौथा जो है राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, चौथे का ए इसमें सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको देख सकते हैं, इसमें जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में जवाबित शब्द का अर्थ होता है, और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है हिंदू व्यापारियों पर लगाया जाने वाला एक प्रकार का उपकर। वहीं देखेंगे बी, तो उस अधिकारी का नाम जो स्थानीय प्रशासन का प्रभारी था। सी देख लेंगे मुसलमानों द्वारा बसाई गई भूमि, और इसमें डी देख लेंगे सम्राट द्वारा जारी एक धर्मनिरपेक्ष फरमान। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में जो जवाबित था वो सम्राट द्वारा जारी एक धर्मनिरपेक्ष फरमान था। देखेंगे जवाबित आलमगीरी, जो जवाबित आलमगीरी ये एक कृति है, एक रचना है, और इसमें जो है कि औरंगजेब के फरमानों तथा सरकारी नियमों और विनियमों का एक संग्रह इसमें देखने को मिलता है, जो ये जवाबित आलमगीरी जो रचना है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोटुलिज्म क्या है, और इसमें ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है भोज्य पदार्थों से होने वाला संक्रमण, बी है भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन, सी ऑप्शन है जल जनित संक्रमण, और डी है जल जनित विषैलापन। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी बोटुलिज्म जो है वो भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन है। देखेंगे बोटुलिज्म एक खाद्य जनित नशा है। देख लेंगे बोटुलिज्म को, तो ये जो है एक खाद्य जनित नशा है, एक नशे के रूप में कार्य करता है, तथा बोटुलिज्म एक दुर्लभ जो है वो विषाक्तता है। अब देखेंगे ये किस बैक्टीरिया द्वारा इसको उत्पन्न किया जा सकता है, तो यह जो है कि क्लोस्ट्रीडियम, यहाँ इस बैक्टीरिया का नाम देख लेंगे, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, देख लेंगे क्लोस्ट्रीडियम, यहाँ देख लेंगे बोटुलिनम, जो बैक्टीरिया है उसके द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थों के कारण यह जो विषाक्तता है वो फैलती है। तो इस प्रकार देख लेंगे बोटुलिज्म क्या है, तो ये भोज्य पदार्थों से होने वाला विषैलापन है, और यह जो है अनुचित तरीके से जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जो अनुचित तरीके से प्रसंस्कृत जो भोजन होते हैं उसका सेवन करने के कारण ये होता है। अगर इसके लक्षण हम देख लें तो इसके लक्षणों में जो है भोजन को निगलने में कठिनाई होती है, तथा चेहरे की कमजोरी तथा पश्चाघात भी इसमें शामिल है, जो कि नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। दो अलग अलग समुदायों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है, और इसमें ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है पारिस्थितिकी, बी है एकेडे, सी है पारिस्थितिकी मंडल, और डी है इकोटोन। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इकोटोन। अगर हम इकोटोन को देखें तो एक इकोटोन जो है दो आसन्न पारिस्थितिक समुदायों के किनारों के साथ संक्रमण क्षेत्र है, यानी कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं जहाँ एक पारिस्थितिकी समुदाय दूसरे से मिलता है। देख लेंगे ये जो क्षेत्र है इसको, ये जो है कि इकोटोन इसको माना जाएगा, और एक दूसरे से मिलता है। उदाहरण के लिए ये देख सकते हैं जंगल और घास के बीच का जो क्षेत्र होता है, मान लिया ये जंगल और ये घास के ये जो बीच का क्षेत्र है ये इकोटोन में आ जाएगा। अगर हम इसके अन्य उदाहरणों को देख लें तो इसमें जो है कि घास के मैदानों को देख सकते हैं। वहीं हम देखें तो ताज़ा और खारे पानी के बीच इकोटोन, ताजे वो खारे
पानी के बीच भी हम इकोटोन देख सकते हैं। उसी प्रकार जो है कि नदी के किनारे तथा दलदली भूमि के बीच भी, नदी किनारा व दलदली भूमि के बीच भी हम इकोटोन को देख सकते हैं। और जो मैंग्रोव वन होते हैं, तो मैंग्रोव वन समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच जो है एक इकोटोन का प्रतिनिधित्व वो भी करते हैं। तो इस प्रकार हम देख लेंगे दो अलग अलग समुदायों के बीच जो संक्रमणकालीन जो क्षेत्र होता है उसको किस रूप में जाना जाता है, उसको इकोटोन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है ओडिशा शहर किस देश में स्थित है, और इसमें ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है भारत, बी है यूक्रेन, सी है बेल्जियम और डी है पोलैंड। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो ओडेशा शहर है वो दक्षिणी यूक्रेन में काला सागर पर जो है कि एक पत्तन शहर है। देखेंगे समुद्र तट के किनारे ये शहर स्थित है दक्षिणी यूक्रेन में काला सागर पर स्थित जो है कि एक पत्तन शहर है, तथा यह अपने समुद्र तटों के कारण तथा 19वीं सदी की जो वास्तुकला है, 19वीं सदी की जो वास्तुकला है ये उसके कारण जो है ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इको मार्क प्रतीत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, और इसमें ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री से, बी है पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, सी है निर्यातित सामग्री से, तथा डी है आयातित सामग्री से। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से जो इको मार्क है वो संबंधित है। अब हम इसको इको मार्क को थोड़ा सा समझ लेंगे। तो इको मार्क जो है कि भारतीय मानक जो ब्यूरो है उसके द्वारा जारी किया गया एक प्रमाणन चिन्ह है। देखेंगे भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जो है जारी किया गया एक प्रमाणन चिन्ह है, तथा मार्क के उद्देश्यों में से जो है एक पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के प्रति तथा उपभोक्ता जो भी हैं मतलब पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए प्रति उपभोक्ताओं के बीच इसका जो लक्ष्य है वो जागरूकता को बढ़ाना है। अब इसमें देख लेंगे किसी उत्पाद पर जो इको लोगों की उपस्थिति यह इंगित करती है कि जो भी उत्पाद है वह प्रासंगिक भारतीय मानक में जो गुणवत्ता है या फिर आवश्यकताओं के साथ साथ जो है वह कुछ पर्यावरणीय मानदंडों को पूरा करता है या नहीं। तो इस प्रकार देख लेंगे इको मार्क को, तो ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन को अभिकथन और ए और दूसरे को जो है कि कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। अब देख लेंगे सबसे पहले इसमें अभिकथन को। तो अभिकथन ए है, हमें चोलों के बारे में उनके पूर्ववर्तियों की तुलना में बहुत अधिक जानकारी है। और इसका कारण देख लेंगे, चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अपनी जीत का ऐतिहासिक आख्यान देने वाले शिलालेखों को लिखने की प्रथा को अपनाया। अब इसमें देख लेंगे प्रश्न क्या कह रहा है, नीचे दी गई जानकारी में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें देख लेंगे ए जो है दोनों ए और आर सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, और बी देख लेंगे दोनों ए और आर सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी देख लेंगे ए सही है लेकिन आर गलत है, और डी देख लेंगे ए गलत है लेकिन आर सही है। अगर हम इसको देखें तो इसमें अगर हम पहला कथन देख लेंगे तो चोल शासकों ने चोल शासकों ने जो है अपने मंदिरों की दीवारों पर जो है लंबे शिलालेख होने की प्रथा को अपनाया, जिससे उनकी जो विजय थी उनका ऐतिहासिक वर्णन देखने को मिलता है। और यही कारण है कि हम चोलों के बारे में उनके पूर्ववर्तियों की तुलना में बहुत अधिक जानते हैं। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें कथन है वो इसमें सही हो जाएगा। अब हम इसका कारण देख लेते हैं कि चोल शासकों ने मंदिरों और दीवारों पर अपनी जीत का ऐतिहासिक आख्यान देने वाले शिलालेखों को लिखने की प्रथा को अपनाया, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हम इसमें देख लेंगे, इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा यानी
दोनों ए और आर यानी कथन और कारण दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देख लेंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा डोक्सिंग शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है, और इसमें ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है चुनाव में धांधली का एक तरीका, ऑप्शन बी है इच्छा मृत्यु उपकरण, ऑप्शन सी है एक नई वैक्सीन, और ऑप्शन डी है एक तरह का साइबर अपराध। तो इसमें देख लेंगे, इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी जो डोक्सिंग शब्द है वो एक तरीके का साइबर अपराध है। यहाँ देख लेंगे डोक्सिंग जो है एक तरीके का साइबर अपराध है। देख लेंगे कई बार कुछ जो साइबर अपराधी होते हैं वो दूसरों की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है यानी दूसरों की जो व्यक्तिगत जानकारी है उनको इंटरनेट पर प्रकाशित कर देते हैं, और इससे वह जो व्यक्ति होता है वह जो है उसकी वास्तविक पहचान जो है कि वो पब्लिक हो जाती है यानी सार्वजनिक हो जाती है, तथा वह उत्पीड़न तथा साइबर हमलों का शिकार हो सकता है, और इसी को जो है कि डोक्सिंग नाम दिया गया है। अभी हाल ही में देखें तो मेटा के ओवरसाइट बोर्ड ने जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है उसको सख्त डोक्सिंग नियम बनाने का सुझाव दिया है। तो इस प्रकार देख लेंगे डोक्सिंग शब्द किससे संबंधित है, तो डोक्सिंग शब्द जो है एक तरीके का साइबर अपराध है। और नेक्स्ट इसमें देख लेंगे इसको मिलान करना है, और प्रश्न ये कह रहा है कि सूची 2 का सूची 1 से मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 इसमें देख लेंगे, इसमें दिया हुआ है गांधार कला, बी है जूनागढ़ शिलालेख, सी है मिलिंद पन्हो, और डी है तक्षशिला शिलालेख। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें गांधार कला को। तो गांधार कला जो है बौद्ध दृश्य कला की शैली है, तो और इस प्रकार जो है ये संबंधित हो जाएगा, और यह जो है कि कुषाण राजवंश के दौरान सबसे ज़्यादा जो गांधार कला है वो फली फूली, और मथुरा में कुषाण कला की ही समकालीन थी। तो इस प्रकार हम गांधार कला जो ए हो जाएगा उसका जो सही मिलान कर देंगे वो 3 हो जाएगा, यानी पहले का 3 हो जाएगा, क्योंकि जो गांधार कला है वो कुषाणों के समय ही फली फूली, कुषाणों के समय ही बिल्कुल पीक पर पहुंची थी। और वहीं हम अगर बी को देख लेंगे जूनागढ़ शिलालेख, तो रुद्रदामन प्रथम का जो जूनागढ़ शिलालेख है वो संस्कृत भाषा में है, और इसमें जो है उल्लेख है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो राज्यपाल थे, राज्यपालों में से एक जो थे जो पुष्यगुप्त थे, उन्होंने जो गिरनार के पास सुदर्शन झील है उसके बांध का निर्माण कराया था। तो इस प्रकार हम जूनागढ़ जो शिलालेख है उसका संबंध किससे दिखा देंगे, उसका संबंध हम रुद्रदामन प्रथम को दिखा देंगे, क्योंकि जो रुद्रदामन प्रथम का ही ये जूनागढ़ शिलालेख था। और उसी प्रकार अगर हम मिलिंद पन्हो को देखें तो ये एक बौद्ध ग्रंथ हो जाएगा, और जिसमें बौद्ध ऋषि जो नागसेन है तथा यूनानी जो राजा है मिनांडर प्रथम, उनके बीच जो संवाद है उसको दर्शाया गया है, तथा यह जो ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखा गया है। तो उसी प्रकार मिलिंद पन्हो जो है वो मिलिंद या फिर मिनांडर से संबंधित हो जाएगा, और गांधार कला कुषाण से संबंधित हो जाएगी। तक्षशिला शिलालेख जो है वो तक्षशिला के आरामी शिलालेख के रूप में जाना जाता है, तथा ये पतिक से संबंधित हो जाएगा। और इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें देख लेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए का 3, इसमें देख लेंगे ए का 3, बी का 4, और सी का 1, इसमें हो जाएगा मिलिंद पन्हो का जो मिनांडर, और इसमें जो डी का हो जाएगा 2, यानी तक्षशिला शिलालेख का हो जाएगा पथिक से ये संबंधित हो जाएगा। और वहीं मिलिंद पन्हो जो है वो मिनांडर से, और गांधार कला कुषाण वंश से, और जूनागढ़ अभिलेख जो है कि रुद्रदामन प्रथम से ये सुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देख लेंगे निम्नलिखित में से किस काल को सामान्यतः लघु हिमयुग माना जाता है, और इसमें ऑप्शन देख लेंगे। इसमें ऑप्शन ए है 750 ईस्वी से 850 ईस्वी, बी है 950 ईस्वी से 1250 ईस्वी, सी है 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी, और डी है 8000 ईस्वी से 10,000 ईस्वी वर्तमान से पहले के वर्ष। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि
1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी। तो 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी को सामान्यतः जो है लघु हिमयुग के नाम से जाना जाता है। अब हम नेक्स्ट देख लेंगे। अगला जो प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है उसका प्रतिशत कितना है। और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है 14.2%, ऑप्शन बी है 15.5%, ऑप्शन सी है 16.16%, और ऑप्शन डी है 18.2%। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 16.16%। अगर पूरे भारत की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को देखें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये 16.16% है, 16.16% की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और पहला इसमें देख लेंगे कि इस नीति को अपनाने का मुख्य कारण जो था वो शिक्षा पर व्यय की कमी थी। और इसमें दूसरा कथन है उसको देख लेंगे, इसका उद्देश्य केवल उच्च और मध्यम वर्ग के कुछ भारतीयों को शिक्षित करना था। और तीसरा देखेंगे, इससे जनता के बीच शिक्षा और आधुनिक विचारों के प्रसार को पूरी तरीके से रोका जा सका। अब इसमें प्रश्न क्या कह रहा है उसको देख लेंगे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है केवल 1 और 3, और डी है 1, 2 और 3। और इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें से सही हो जाएगा, यानी केवल और 1 और 2 इसमें से सही हैं। अब इसको एक बार और कथन को हम यहाँ देख लेंगे कि जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है उसके संबंध में। तो इसमें देखेंगे, अगर हम देखें भारत सरकार को, तो भारत सरकार ने जो है 1935 में अपने स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था, तथा इसने कई प्राथमिक स्कूलों के बजाय जो है अंग्रेजी स्कूल और कॉलेज जो है कि अंग्रेजों के समय खोले गए थे। तथा सरकार ने जनता की शिक्षा की उपेक्षा की, क्योंकि वह शिक्षा पर जो है एक सीमा तक ही राशि खर्च करना चाहती थी, क्योंकि उस समय उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो एक सीमा तक ही, एक लिमिट में ही वो शिक्षा पर जो है राशि को खर्च करने को तैयार थी। तथा शिक्षा पर खर्च की कमी को पूरा करने के लिए जो भी अधिकारी थे, अंग्रेज जो भी अधिकारी थे, उन्होंने तथाकथित जो है जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है उसका सहारा लिया था। तो अतः देख लेंगे कि इस नीति को अपनाने का मुख्य कारण जो है शिक्षा पर व्यय की कमी थी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम इसका दूसरा कारण देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य केवल उच्च और मध्यम वर्ग के कुछ भारतीयों को शिक्षित करना था, ये भी कथन बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन देखें, इससे जनता के बीच शिक्षा और आधुनिक विचारों के प्रसार को पूरी तरीके से रोका जा सका, तो ये कथन जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। इस प्रकार इसका 1 और 2 जो हो जाएगा, 1 और दूसरा कथन वो सही हो जाएगा। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सिक्किम का विलय किसने किया था। और इसमें ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सी है लॉर्ड डलहौजी, और डी है लॉर्ड ऑकलैंड। तो अगर हम देखें सिक्किम के विलय को, तो यह जो है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा सिक्किम का विलय किया गया था। और देखेंगे कि सबसे पहले सिक्किम को 1947 में देख लेंगे। सिक्किम को जो है कि 1947 में ब्रिटिश सर्वोच्चता की जो समाप्ति के बाद जो है एक संरक्षित राज्य बनाया गया था, एक संरक्षित राज्य बनाया गया था, यानी इसको पूर्ण रूप से जो है भारतीय राज्य नहीं बनाया गया था। फिर उसके बाद देखेंगे सिक्किम को जो है कि भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाने के लिए 36वां संविधान संशोधन किया गया। और 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा जो है सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। तो इस प्रकार देखेंगे कि जो है कि सिक्किम का विलय किसके द्वारा किया गया था, तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। आज की क्लास में इतना ही। आगे के प्रश्न जो है आगे की क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू।